दोस्तों, आप लोग इंडिया गठबंधन के बारे में तो सुना ही होगा। और जिस दिन से गठबंधन बना था, उसी दिन से मैं बोल रहा हूं कि ये आगे नहीं चलेगा, नहीं काम करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इसे इंडिया गठबंधन बोलना ही उचित नहीं है। क्योंकि इंडिया इंडिया में बहुत सारी पार्टियां हैं, और ये केवल एक पार्टी का नेतृत्व करता है, पूरा देश का नेतृत्व नहीं करता है। और किसी पार्टी का नाम देश पर रखना कहीं ना कहीं देश के लोगों को भ्रम की स्थिति में डालना होगा। इसीलिए हमें इसे इंडी गठबंधन या इंडी अलायंस कहना चाहिए। और देश के बड़े बड़े लोग इंडी अलायंस ही कहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले, चाहे अमित शाह जी बोले। अब तो पूरा देश का हर व्यक्ति इंडी अलायंस ही से कहता है। तो जिस दिन से इंडी अलायंस बना था, इंडी अलायंस का मतलब है कि पूरी विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी के विरोध में, खास करके मोदी विरोध में जो पार्टियां हैं, उनका एक संघ है, एक यूनियन है, जो एक साथ पार्टी बना रहे हैं, जो मोदी के विरोध में लड़ेंगे। उसी को इंडी अलायंस कहते हैं। तो जिस दिन ये बना था, उसी दिन मैं कह दिया था कि ये इंडी अलायंस नहीं चलेगा। सबसे पहला कारण, इंडी अलायंस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? कोई भी जब पार्टी, जब अगर आप ग्रुप बनाओगे तो अपने क्षेत्र में बांटोगे ना भाई, कि इतने पर आप लड़ो, इतने पर हम लड़े। क्योंकि अगर सब अगर मिल के लड़ेंगे तब तो फिर वोट तो बढ़ जाएगा, फिर इंडिया अलायंस बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, मैं उस दिन से ये बात कर रहा था कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी लोकसभा की 42 सीटों में कांग्रेस के लिए शेयरिंग करेंगे? 42 सीटों में क्या आधी सीट कांग्रेस को देंगे? और पश्चिम बंगाल में केवल ममता बनर्जी इकलौती पार्टी नहीं है, वामपंथी भी है। क्या 42 में तीनों के तीनों 14-14 पर खड़े होंगे? 14 दूनी 28 और 14 दिया 42। मेरे को नहीं लगता। हालत यह है कि ममता बनर्जी आधा से आधा से ज्यादा खुद अपने पास रखना चाहेंगी, और कांग्रेस आधा से कम में मानेगा नहीं। और वामपंथी का तो बात ही कुछ और है, वो भी नहीं मानेगी। दूसरी बात, अगर हम पंजाब में आए तो क्या अरविंद केजरीवाल जी इतनी बहुमत से जो राज्य सरकार बनाई है, विधानसभा चुनाव जीती थी, वो क्या 13 लोकसभा सीटों में साथ दे देगी? या क्या 7 से कम पर लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। उसी तरह यूपी में आ जाए तो अखिलेश यादव जी अपना सीट छोड़ेंगे क्या? शेयरिंग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव जी क्या अपना सीट शेयरिंग करेंगे? नहीं करेंगे। तो बनेगा कैसे? और मुझे ताज्जुब लगता है कि मुझ जैसा एक सिंपल व्यक्ति जो ज्यादा कुछ नहीं जानता, वो भी एक बार में समझ गया है। और इंडिया अलायंस इतने बड़े विपक्ष के समूह हैं, वो मिलके बात कैसे नहीं समझ पाए? और ये हो भी रहा है, ये हो भी रहा है। अभी जस्ट, अभी आज 31 जनवरी है, क्षमा चाहता हूं, आज 31 अगस्त 2023 है। और जस्ट 1 या 2 दिन पहले ममता बनर्जी का बयान आया था कि हम अकेले ही सक्षम है चुनाव जीतने में पश्चिम बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस के अलावा, मतलब उनकी पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को हरा सकता है। अब धीरे से पंजाब में भी आवाज आएगा, अजी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को रोक सकती है, बीजेपी के विजय रथ को रोक सकती है। उसी तरह यूपी, साउथ इंडिया, डीएमके, सभी जगह से वही आवाज आएंगी। तो यहाँ पर बात यह है कि जितने जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सब के सब एक ही बात मिलकर कहेंगी कि आप पूरे देश में वोट शेयरिंग कर लीजिए। वोट शेयरिंग का मतलब सीटों का बंटवारा कर लीजिए, हमारे राज्य को बस छोड़ दीजिए। बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वाले, आंध्र प्रदेश वाले, तमिलनाडु वाले, केरला वाले, जितनी जगह की छोटी मोटी सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना, सब यही कहेगी कि हमारे क्षेत्र को छोड़ दीजिए, हम खुद सक्षम है बीजेपी को हराने में। आप बाकी जगह से गठबंधन कर लीजिए, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। तो भैया कांग्रेस लड़ेगी कहाँ? कांग्रेस लड़ेगी कहां? दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सीटें तो बढ़ने वाली है नहीं। और ये बात अभी से आप गांठ बांध लीजिए, एकदम फिक्स मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 के 13 सीटों पर अकेले केजरीवाल चुनाव लड़ेगी। मतलब पूरे सीटों पर केजरीवाल पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी, अपने कैंडिडेट को खड़े करेगी। और कांग्रेस पार्टी भी 13 लोकसभा सीट पर अपने आदमी खड़े करेगी। अब क्या होगा कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मोटा मोटी समझ लीजिए कि 40% वोट भाजपा को मिलता है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, और 60% कांग्रेस को, और बाकी जो 10% जो है वो किसी और को जाता। अब केजरीवाल जी भी उसमें आ गए हैं।
अब केजरीवाल का जब बहुमत आया तो जाहिर सी बात है केजरीवाल के सपोर्टर है पंजाब में। अगर दोनों एक साथ मिलते तो कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की रहती। अब केजरीवाल धुआंधार प्रचार करेंगे और सीधे 30% वोट खुद ले लेंगे और 30% कांग्रेस को बचेगा। अब 40% भाजपा को आगे भाजपा जीत। तो इनडायरेक्टली ये इंडी गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए तो आया है, लेकिन वो उल्टा हो रहा है। प्रतीत ऐसा हो रहा है कि ये बीजेपी को प्रबलता प्रदान करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी का कद हल्का हल्का पड़ रहा है, हालांकि उतना विकसित नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस विकसित है, ममता दीदी की पूरी मतलब पूरा उनका पकड़ और उनका पहुंच विकसित है, ममता दीदी का प्रभाव भरपूर है। लेकिन अब जिस तरीके से इंडी अलायंस बनाने के बाद उनमें मिलकर रहे हैं और एकाएक दोनों विवाद कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मान लीजिए कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट को खड़े करेगी। और ममता बनर्जी की जो कैंडिडेट हैं, अगर कांग्रेस उनका सपोर्ट करते या मतलब अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करते तो निश्चित तौर पर प्रबल जीत हासिल कर लेते। लेकिन कांग्रेस जब अपने कैंडिडेट खड़े करेगी तो जो मोदी विरोधी हैं वो कुछ कांग्रेस की ओर छटकेंगे, कुछ वामपंथियों की ओर। इस तरह से वहां के सीट बढ़ जाएगी हर लोकसभा चुनाव में। और अगर सीट जहां बटा मतलब कमजोर पड़े तो बीजेपी वहां पर काबिज होगी। इंडी गठबंधन के कारण ये सब होगा। अब आप लोग कहते कि नहीं बनने के, अगर नहीं बनता तो भी तो ऐसी स्थिति रहती। नहीं, अगर इंडी गठबंधन नहीं बनती तो जैसा पहले चल रहा वैसे चलता। जो वोट नहीं जिनको देना है बीजेपी को नहीं देते, जिनको ममता बनर्जी को देना उनको देते, जो कांग्रेस को देना है उनको देते। उतना प्रबलतन से लोग एक दूसरे का भीतरघात नहीं करते, पैर नहीं काटते। लेकिन अब एक साथ बैठ गए हैं, माहौल बन गया कि हम साथ रहेंगे और एकाएक जब दूरी बनाएंगे तो कांग्रेस को भी पता है मैं तो वैसे जीतने वाला हूं नहीं, तो क्यों ना जितना हो सके इसी पर घात किया जाए। और कांग्रेस जब भी मुंह खोलेगा, कांग्रेस की बात कौन सुनेंगे? बीजेपी के सपोर्टर तो कांग्रेस की बात सुनेंगे नहीं। कांग्रेस जब भी मुंह खोलेगी उसकी बात बीजेपी के विरोधी लोग ही सुनेंगे। अब बीजेपी के विरोधी लोग दो भागों में बटेंगे, और अगर उनके विरोधी लोग दो भागों में बटेंगे, वामपंथी का 3 भागों में बटेंगे, तो क्या होगा? वोट डिस्टर्ब होगा और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और यही पैटर्न पूरे देश में होने वाला है। आज देख लीजिए नीतीश कुमार जी का झुकाव भी बीजेपी की ओर हो गया है। नरेंद्र मोदी जी के साथ अभी हाल का जो अयोध्या में जो फोटो आई है, आप उसको देखकर बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो नीतीश कुमार लालू यादव जी के साथ गठबंधन में है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, अब जब नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी लड़ेंगे फिर कांग्रेस भी उसमें लड़ेगा, क्योंकि निश्चित मान लीजिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग बिहार में नहीं करेंगे नीतीश लालू मिलके, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी उनको भी धोएगी। और कांग्रेस पार्टी आज हमारा राजनीतिक देश, मतलब राजनीतिक देश का मतलब क्या है, राजनीतिक जो मत है वो शुद्ध रूप से केवल दो ही भागों में बटा है, मोदी सपोर्टर या मोदी विरोधी। और ऐसा है कि इतने तगड़े तरीके से सेंटिमेंट सेट है कि मोदी विरोधी कुछ भी कह दे, मोदी सपोर्टर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मोदी सपोर्टर कुछ भी कह दे, मोदी विरोधियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज अगर लालू यादव जी मोदी विरोध में कुछ भी बोल दे, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं, मतलब मोदी सपोर्ट को नहीं सुनने वाला। लेकिन अगर कांग्रेस के विरोध में बोले तो कांग्रेस के सपोर्टर पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और अगर कांग्रेस का सपोर्टर बोले लालू यादव के बारे में तो लालू यादव के सपोर्टरों पर असर पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के पीछे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे और इसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ेगा? दोनों के वोट पर, और सीधा सीधा लाभ किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी काम करोगे अगर आपकी नीयत अच्छी रहेगी ना तो काम अच्छा होगा। ये जो इंडिया अलायंस बना उसका उद्देश्य देश का कल्याण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका उद्देश्य स्वकल्याण है। हालांकि कोई भी पार्टी है, बीजेपी भी अपने लिए चुनाव लड़ती है, लेकिन यहाँ बात यह है कि अगर आप जनता के साथ डील कैसे कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज डिपेंड करती है कि जनता के साथ आपकी डीलिंग कैसी है।
अब देखेंगे तो इंडी अलायंस का कोई भी नेता कभी भी जब बयानबाजी करता तो सीधे सीधे जनता के मुद्दों की बात नहीं करता, बोलता है मोदी को हराएंगे, मोदी को ऐसे हराने का प्लान कर रहे हैं, ऐसे हरा के प्लान कर रहे हैं। और इससे क्या फर्क पड़ गया? जनता को क्या मतलब है कि तुम मोदी को हराओगे या जिताओगे? जनता को इस बात से क्या मतलब है कि तुम्हारा इंडिया अलायंस खड़ा हो जाएगा, तुम बहुमत ला लोगे? जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को मतलब जनता के मुद्दों से। और बीजेपी का मुद्दा जस्टिस का मुद्दा है। बीजेपी हर बात में जनता को लाती है। जैसे उज्ज्वला योजना की बात बीजेपी करती है, ये नहीं बोलती कि हम चुनाव जीतेंगे, हम ऐसे चुनाव जीतेंगे, हम ऐसे विपक्षी को हराएंगे, नहीं ना। वो जनता की बात करती है, भले इच्छा वही है। जैसे उज्ज्वला योजना की बात की, अभी 10 करोड़ नंबर की जो महिला है, जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है, मोदी जी उनके घर में गए, दलित महिला है, उनके घर में बैठ के चाय पी, तो साफ साफ मैसेज किया कि बीजेपी दलितों के साथ है। इसका असर एमपी चुनाव में दिखा है, छत्तीसगढ़ के चुनाव में दिखा है, जहां दलित सीट बहुत बड़ी मात्रा में भाजपा को मिला है। तो भाजपा आम आदमी के मुद्दे की बात करती है। आज भाजपा श्री राम जी के मंदिर को लेकर एकदम ज्यादा उत्साहित है। श्री मोदी जी अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। अब विपक्षी इसको कहेंगे कि नहीं, आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भैया, धर्म को मानना धर्म को मानना हमारा अधिकार है। और मोदी जी खुद इस देश का एक नागरिक भी, इसलिए उनका भी अधिकार है किस धर्म को माने, किस धर्म को ना माने। और अगर मोदी जी की आस्था से काम में आए तो बार बार जाएंगे, इससे मोदी जी को गलत नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात, देश के 100 करोड़ लगभग हिंदुओं की आस्था श्री राम के ऊपर है। अब मोदी जब श्री राम मंदिर बनाने में इंटरेस्टेड है, श्री राम जी की नगरी अयोध्या बार बार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 100 करोड़ हिंदू की मुद्दे की बात करते हैं, उनकी आस्था की बात करते हैं, ये भी उनको बल देता है। और विपक्षी क्या करते हैं? कोई बयान दे रहा है कि हम नहीं जाएंगे, कोई बयान दे रहा है कि बुलावा मिले या ना मिले हम तो जाएंगे, कोई बयान दे रहा है कि भाजपा राजनीति कर रही है। अरे भैया, राजनीति यहाँ कौन नहीं कर रहा है? अब ये मुद्दे से जनता को क्या मिल रहा है भाई? अब कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। अरे भैया, भारत जोड़ो यात्रा से जनता को क्या मिलेगा बताओ पहले। भारत जोड़ो यात्रा से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश के बाहर जब खबरों में छपती होगी भारत जोड़ो यात्रा, तो कहीं मैसेज तो जाता होगा कि भारत जोड़ो क्या बात करके भारत टूटा तो नहीं है। कोई बात होता है? भारत का कौन सा हिस्सा अलग है? अब सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहा है। अरे भैया, किसके साथ अन्याय हुआ? और अगर अन्याय हुआ तो तुम बड़े पद पर काफी हो, तुम विपक्ष हो, सीधे सीधे जाकर संसद भवन आवाज उठाओ और कोर्ट जाओ। ये सब सरकार के विरोध में प्रदर्शन, सरकार के विरोध में यात्राएं वो लोग निकालते हैं जो बेचारे संसद भवन में नहीं पहुंच पाते, जो जिनके पास सरकार जिनकी बात नहीं किसी तरह सुन पाती। तुम्हारी बात को सरकार स्पष्ट रूप से सुन रही है यार। सर्वोच्च न्यायालय के पास तुम्हारी न्यायिक पकड़ है, तुम क्यों नहीं जाते? ये सब चीज जनता समझती है और जनता बेवकूफ नहीं है। और फाइनल में वीडियो का सार भी यही है, मैं वीडियो का निचोड़ भी यही है कि इंडिया अलायंस केवल और केवल कल्पना बन के रह जाएगी, और केवल ऐसा एक यूनियन बन के रह जाएगा जिसका कागजों में और बस मीडिया में प्रचार हुआ, लेकिन वास्तविकता में इसका कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है कि मैं आपको ये बात अच्छे समझा पाया हूं कि इंडी अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है, और इंडी अलायंस को केवल इंडी गठबंधन ही कहा जाना चाहिए। इंडिया जैसे पवित्र शब्द से इसे संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। एक राजनीतिक पार्टियों का संघ है, हमारा देश बहुत ऊपर है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।